हमें इस ज़मीन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। फोटोग्राफी का ये शौक़ मुझे दुनिया को देख के हुआ कि भई अपने इलाके को प्रमोट करने के लिए एक ही यही रास्ता है कि फोटोग्राफी के ज़रिए कि हमारा कल्चर ये है, हमारा ट्रेडिशन ये है, हमारा इलाका ये है। आम तस्वूर ये है कि गिलगित-बल्तिस्तान एक खूबसूरत इलाका है, लेकिन अमूमन ऐसा लगता है कि जैसे लोगों को इस जगह की सीधी खूबसूरती नज़र आती है। जो लोग यहाँ पर आते हैं, पिकनिक मनाकर चले जाते हैं। बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा कि यहाँ के क्या मसाइल हैं। में बदसवात में अचानक ग्लेशियर फटके एक झील बन गई। पहले हल्की हल्की बारिश हुई। दोपहर 4 बजे एक ऐसी आवाज आई जैसे कोई धमाका हुआ हो। उस धमाके के साथ एक काला धुआं फैलने लगा और साथ ही ग्लेशियर फट गया। बस 10 मिनट में सैलाब मेरे घर तक पहुंच गया। जब ये झील बनी तो सिर्फ बदसवात में ही 32 घर डूब गए। वहां एक स्कूल था, एक शाम का स्कूल था और सब मकानात डूब गए। मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि मेरे घर का एक चम्मच तक भी नहीं बचाया जा सका। बदसवात में हमारे तकरीबन 22 शेल्टर्स हैं। ये शेल्टर्स तामीर करके हमें यहाँ बसाया गया। यहाँ मुश्किल ये है कि जगह बहुत तंग है। सर्दियों में जब यहाँ बारिश या बर्फबारी होती है तो ना लकड़ी रखने के लिए जगह होती है और ना घर के दीगर सामान के लिए। अब ये इतना सारा सामान यहाँ ऐसे ही पड़ा हुआ है। हाँ, बस खुदा का इतना शुक्र है कि बस रहने के लिए थोड़ी सी जगह है। जहाँ अब झील है वहाँ मेरा एक बड़ा बाग होता था जिसमें मेरे बच्चे खेलते थे।
अब यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मेरे बच्चे खेल सकें। मेरा बेटा मुझसे कहता है कि वहाँ जिंदगी अच्छी थी। वो कहता है कि ये रेत खोदकर अपना घर निकाल लेते हैं और इसमें जाकर रहते हैं। क्या पता मेरे खिलौने और मेरी साइकिल भी वहाँ हो। يفيض دركوت صفات قلها يتين دركوت ميابات جاءنا نشم أسيات يابا هكتلا يشم تبوتونيات تناينا تناينا या दरकुत दामनम्बा। मैं दरकुत में पैदा हुआ था। जब मैं 19 साल का था तो चेचक की बीमारी में अपनी बीनाई खो बैठा। इस वक्त भी दरकुत बहुत ही खूबसूरत था। उस वक्त हम दरकुत में थे जब 2010 में सैलाब की वजह से हमारा घर, दरख्त और जमीनें सब बह गई। हम तबाह बर्बाद, सब कुछ खत्म हो गया और सब कुछ खत्म हो गया। जब हम बेघर हुए तो सोचने लगे कि या खुदा, ये अब हम अपने बच्चों को लेकर कहां जाएंगे, क्योंकि दरकुत में रहना नामुमकिन हो गया था। सैलाबों के ज्यादा आने की बड़ी वजह यह है कि इलाके में जंगल नाम की चीज खत्म हो चुकी है। सैलाब को जंगल रोका करते थे, चूंकि अब पहाड़ों में जंगल खत्म हो चुके हैं। अगर पहाड़ की चोटी से पत्थर गिरे तो वो सीधा नीचे खेतों में आकर गिरता है। अब सैलाब के पानी को, मलबे को, कीचड़ को और पत्थरों को कोई चीज नहीं रोक पाती, क्योंकि जंगल खत्म हो चुके हैं। हमारे इमाम आगा खान ने अपने इदारे AKAH से कहा कि मेरी जमात दरकुत से नकल मकानी करना चाहती है। इनके लिए मौजू जगह का इंतखाब किया जाए। इस सिलसिले में हातून में सर्वे किया गया और इसको गिलगित बल्तिस्तान का सबसे महफूज मकाम करार दिया गया। फिर इमाम ने इदारे को ताकीद की कि यहाँ जमात के लिए घर तामीर किए जाएं। और फिर हम अपना सब कुछ बेचकर हातून आ गए। मुझे सबसे ज्यादा याद अपने आबाई वतन की आती है। मैं यहाँ पे फर्स्ट एड में काम कर रहा हूँ कि शुरू में 20 साल पहले जो हमारे पास जो डिजीज आती थी वो मुख्तलिफ नोयत की थी, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि मेंटल हेल्थ की बहुत सारी इश्यूज यहाँ पे है। मैं सुबह 4 बजे तक सुकून की नींद सोती हूँ। 4 बजे के बाद ऐसा लगता है कि मेरी जान पर सितम हो रहा है। मेरा जिस्म सुन्न होने लगता है। ऐसा महसूस होता है कि मेरा दिल फट रहा है। मैं गहरी नींद से झटके से उठ जाती हूँ। नींद में मैं क्या क्या ही सोचती होंगी। झटके से उठने के बाद मेरे सीने में अंदर टीस सी उठती है और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। जब भी कोई डिजास्टर होता है तो लोग मेरे पास आ जाते हैं कि भाई हमें नींद की गोलियां दे दो। मुझे कुछ दिनों से नींद नहीं आ रही थी जब मेरी जो है घर चला गया या मेरे खेत चला गया। ये सैलाब की वजह से लोगों की जिंदगियों पर बहुत ज्यादा असर आ जाते हैं। पूरा जो ये दरकुत का इलाका है, ये यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के कुदरती आफात वो रोज बरोज बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। आप ये सामने आप ग्लेशियर देख सकते हैं। यहाँ पे ये ग्लेशियर तो आपको नजर आ रहा है बिल्कुल,
सामने है, लेकिन उससे नीचे भी एक गली शेर है। तो हो सकता है ये भी किसी टाइम पे आउटब्रेस्ट हो, ये गली शेर भी आउटब्रेस्ट हो, ये फिक्र भी हमें लाहक है। तो इसी तरह का कोई सिचुएशन आ जाए तो बहुत ज़्यादा परेशान कौन है। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ यही है कि ये ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा वजह है। हम इस एरिया में 50 सालों से ले रहे हैं। फर्ज करें कि मौसम अचानक खराब हो गया है, तो इसमें हमें पता है कि अगर आइंदा 48 या 72 घंटे तक ये मौसम इसी तरह से खराब रहे तो इस नाले से सैलाब आने के चांसेस है, या सर्दियों में एवलांच का खतरा है। ऐसी सिचुएशन में एक तरह से कि गांव के जो नौजवान हैं उनको एक तरह से एक ड्यूटी दी हुई होती है, तो उसको रात को टार्च लेके एक रखाली करनी पड़ती है कि भाई अगर वहां से रात फल हो तो हम घर वालों को बता सके, या सैलाब आ रहा है या अगर एवलांच का खतरा हो तो हम घर वालों को बता सके भाई आवाजें आने लगी, आप घर से बाहर निकलें। जंगल अकांदर को सिर्फ हमारे घर हैं। मेरा दिल इस वक्त रो रहा है। सैलाब के 1 साल बाद तक मैं ठीक से सो नहीं सकी थी। सो भी जाती थी तो मेरे कानों में सैलाब की आवाजें गूंजती थी और मैं चीख के उठ जाया करती थी कि कहीं सैलाब ना आ गया हो। और मुझे ये भी परेशानी होती थी कि मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा। मेरा बेटा साहिल मुझसे कहता है, अम्मी क्या हुआ है, हम तो यहीं सो रहे हैं। यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं। यहाँ औरतों पर बहुत जुल्म होता है। औरत से कहते हैं कि जाकर लकड़ी ले आओ, खाना भी ले आओ, लेकिन घर का खर्च नहीं उठाते। 24 घंटे नशा करते हैं। जब मैं बहुत बेसुकून होती हूँ और नींद नहीं आती तो डॉक्टर मुझे दवा देते हैं। तबीयत खराब है। आप परेशान तो नहीं हैं? परेशानियां तो बहुत हैं। आपके पास दवा नहीं है? नहीं। जोजन दादी मेरी पड़ोसन है। वो मुझसे अपने दिल की बातें करती हैं और मैं भी उनकी मदद करती हूँ। सैलाब के बाद दादी के पास कुछ नहीं बचा। उनके पास ये सिर्फ शेल्टर की जगह है। हमारे पास जो कुछ भी था, हमारी जमीन और हमारा सामान, सब कुछ सैलाब ने तबाह कर दिया। हम तो अपने कपड़े भी बचा नहीं पाए। सब कुछ सैलाब ले गया। इस वाक़ये ने मेरा सामान, मेरा घर और मेरी जमीन ही नहीं ली, इसने मेरी जिंदगी भी तबाह कर दी है। मुझे रात को नींद नहीं आती और दिन में सुकून नहीं मिलता। मैं अपनी जिंदगी इस शेल्टर में कैसे गुजारूंगी? ना यहाँ पानी है और ना यहाँ खाना है। हम कहीं जा भी नहीं सकते। हम अपने मवेशियों को चारा भी नहीं दे सकते। यहाँ कोई जरिया माश नहीं है। मैं इस शेल्टर में बेबस हूँ। अब दिन भी वही है और रातें भी वही। अब रात और दिन में कोई फर्क नहीं रहा।
ना कोई माल मवेशी, ना कोई जमीन जिसके साथ वक्त गुजारा जा सके। अब हमारी जिंदगी कुत्तों जैसी है। इस जिंदगी को जिंदगी नहीं कह सकते। एक रात दादी आई और कहने लगी, मेरी प्यारी बहनों, कोई ऐसी दवा दे दो कि मुझे सुकून मिल जाए, नहीं तो मैं इस जगह मर जाऊंगी। अब भला मैं उनको क्या दवा देती। डर भी लगता था कि अपनी मर्जी से कोई दवा दे दूं और खुदा न खास्ता उन्हें कुछ हो जाए तो मेरी जिम्मेदारी होगी। फिर मैंने खुदा का नाम लेकर उन्हें 2 गोलियां दे दी। इस गांव में कोई भी बीमार होता है तो वो मुझसे दवा ले जाता है। जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं चट्टान में जाकर झील को देखती हूँ। शायद एक बार मेरा घर पानी में से नमूदार हो जाए और मैं उसे देख सकूं। कभी कभी गुस्सा आता है कि ये सैलाब कहां से आ गया और हमारा घर बहा ले गया और हमें हमेशा के लिए वीरान करके छोड़ दिया। मैं झील की तरफ गुस्से से देखती हूँ और सोचती हूँ शायद मैं कभी अपने घर वापस जाकर रह सकूं। सैलाब जमीन को हिला कर रख देता है। जमीन की तह से एक गहरी दहला देने वाली आवाज आती है। सैलाब जब नीचे बहकर गांव में दाखिल होता है तो आवाज मजीद खौफनाक हो जाती है। हम रोते हुए दरकुत से निकले। यहाँ मुंतकिल होने का फैसला ऐसा हुआ कि एक इदारे ने यहाँ कुछ मकानात तामीर किए। हम ये सोचकर खुश हुए कि वहाँ जाकर हम अपने लिए घर बसाएंगे। वहाँ हमारे लिए स्कूल, पार्क, अस्पताल और जमात खाने बनाने का वादा किया गया। इस वजह से हम बहुत सी उम्मीदों के साथ यहाँ मुंतकिल हुए थे। हम यहाँ मुंतकिल तो हो गए, लेकिन यहाँ आकर शिकस्त महसूस कर रहे हैं। मर गए तो दफन होने के लिए कब्र नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, बीमार के लिए अस्पताल और इबादत के लिए जमात खाना नहीं है। हमारा गुजारा पेटों की मजदूरी पर होता है। हम यहाँ ऐसी हालत में हैं कि आसमान दूर है और जमीन सख्त है। जब दरकूत में मेरी जमीन थी तो मैं वहाँ खुद फसल काश्त करता था, खेतों को पानी देता था और ये सब मेरे लिए वर्जिश होती थी। जब सैलाब की वजह से काश्तकारी खत्म हो गई तो मैं अपने आप को बेकार महसूस करने लगा। मेरे करने के लिए कोई काम नहीं रहा। इससे मेरी सेहत पर बहुत बुरा फर्क पड़ा। आप गिलगित से आ गए? जी, मैं तकरीबन हफ्ते से ज़्यादा गिलगित में रहकर आ गया। आपको बीनाई की वजह से कमज़ोरी दरकूत में ज़्यादा महसूस होती थी या यहाँ ज़्यादा महसूस हो रही है? मैं जब दरकुत में था तो नाबीना होने की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन यहाँ आकर महसूस होने लगा कि मैं माजूर हूँ। दरकूत में आप हर जगह खुद से जाते थे ना? हाँ, मैं खुद ही जाया करता था। यहाँ पर ऐसा करना नामुमकिन है। बस अपने पोतों के साथ ही ज्यादा वक्त गुजारता हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ दरकुत ले जाऊंगा, ठीक है? गाड़ी में जाएंगे और शाम को वापस आ जाएंगे।
अगर कहीं सैलाब आ जाए और वहां के लोगों को हिजरत करनी पड़े तो मैं उन लोगों को यही नसीहत करूंगा कि वो ऐसा कभी ना करें। पिछले साल इसी सैलाब ने आके हमारी फैमिली की एक दुकान थी, वो भी उसने बिल्कुल मुनहदिम किया हुआ था। उसमें 5-6 लाख की माल थी, तो उसमें से हम 4 आने की कोई माल भी नहीं दिखा सके। तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक आदमी की उसकी दिल की जो एक हसरत होती है अपनी जायदाद को बचाने के लिए, या उसके नुकसान के बाद जब उसके दिल पे गुजरती है, तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह मरहला होता है। वो मुझे भी एहसास होता है कि भाई ये क्या हो रहा है, इस इलाके के साथ क्या हो रहा है, क्या किसी की बददुआई लग गई, क्या कुछ हो गया। डर लगता है, बिल्कुल डर लगता है। ये डिजास्टर जब से ज्यादा हो गए हैं तो लोग यही सोच रहे हैं कि भाई यहाँ से निकल जाए। यहाँ से जो लोग निकल गए हैं वो आज जो है हमने अच्छी पोजीशन में है। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई यहाँ से जाना चाहिए। जी अब्बा जान, आपका क्या कहना है? ये इलाका सैलाबों और कुदरती आफातों का मस्कन बन चुका है। सर्दियों में बर्फानी तोदे गिरते हैं और बर्फबारी की वजह से मुश्किलें हो जाती हैं। सहूलियात भी नहीं है, बच्चों की तालीम का अच्छा बंदोबस्त भी नहीं है। मेरे लिए मेरा गांव जन्नत की तरह है। बेशक ये पसमानदा इलाका है, लेकिन अगर यहाँ सहूलियात मुहैया कर दी जाएं तो सबसे अच्छी जगह यही है। सहूलियात न होने की वजह से हमें तकालीफ का सामना है। इसके बावजूद भी अपने इलाके से तंग नहीं आया। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और इंशाअल्लाह मैं अपने आखिरी दिनों तक यहीं रहूंगा। मैं तो ये कहता हूँ। आपको वो कमरा याद है जो पत्थर गिरने से तबाह हो गया था और 4-5 दफा सैलाब से तबाह होते होते बचा है? पिछले साल तो दुकान भी तबाह हो गई। इसके बावजूद आप कहते हैं कि हम यहाँ रहेंगे। आप तो ये सब बचपन से देखते आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ आफत पहले ज्यादा थी या अब ज्यादा हो गई है? आप इससे परेशान नहीं होते? आपको तकलीफ नहीं होती कि जिंदगी भर इन्हीं कुदरती आफात के बीच में रहना है? कमजोरी का एहसास करते हुए यहाँ से भाग जाना, ये तो इंसानियत की असली उसके फितरत की बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। हालात के साथ मुकाबला करना है, हालात के साथ लड़ना है। यहाँ से भाग जाना उसका मतलब ये हुआ कि हम हिम्मत हार गए। हिम्मत हार कर हम कहीं और जाएंगे, वहाँ हमें बचाव होगा हमारा, हम वहाँ हमें सहूलियत मिलेगी। ये तो अल्लाह ताला का मुल्क है, यहाँ जाओगे अल्लाह ताला रिज़्क़ जरूर दे देगा। वहाँ भी आपको भूखा मरने का मौका तो नहीं मिलेगा, लेकिन अपना घर सबको प्यारा होता है। जिस जगह हम पैदा हुए हैं, जो भी इंसान जहाँ पैदा हुआ है उस जगह से उसकी बहुत प्यार होती है, उससे मोहब्बत होती है। इसी तरह मेरा जरिए में मेरा अक्ल भी यही कहती है और मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ। यहाँ जिस तरह जितने तकलीफ़ात आ गए और उन तकलीफ़ात को बर्दाश्त करने के लिए अल्लाह ताला ने मुझे ताकत भी दी और मेरे लिए वसाइल भी पैदा किया। और इस तरह मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं अपनी जगह से तंग नहीं हूँ। इसमें घुटन महसूस होती है। जाहिर है मैं भी एक इंसान हूँ और इंसान को जो है इस तरह की फीलिंग आ जाती है। वाकई इस तरह की सिचुएशन में अपने साथ भी हो जाता है कि मैं डिप्रेस हो जाता हूँ कभी कभी। ये जो 2 खबरें हैं, ये एक माँ और एक बेटी की हैं, जिन्होंने चट्टान से कूदकर खुदकुशी कर ली थी।
इस गांव में औरतें भी नशा करती हैं। जब औरतें अपनी जिंदगी से बेजार आ जाती हैं तो अफीम खाकर खुदकुशी कर लेती हैं। वो लड़की जब घर आई तो उसके माँ बाप अफीम पी रहे थे और आपस में लड़ रहे थे। बेटी ने माँ से शिकवा किया कि आप लोग हमेशा एक दूसरे से क्यों लड़ रहे होते हैं। आपके साथ ऐसी जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि मैं खुद को मार डालूं। ये कहकर लड़की खुदकुशी के लिए निकल पड़ी। फिर माँ उसके पीछे दौड़ी और चट्टान पर पास जाकर देखा तो बेटी नीचे कूद चुकी थी। ये देखकर माँ ने भी छलांग लगा दी। 2 लड़के मेरे पास चीखते हुए आए और कहा, आंटी आप जल्दी से आइए, वैदा और बीजम ने खुदकुशी कर ली है। और फिर मैं भी दौड़ी। मैं जब वहां पहुंची तो देखा कि माँ में जान बाकी है लेकिन बेटी खत्म हो चुकी थी। लोग जमा होना शुरू हो गए। माँ नीचे जिंदा पड़ी थी लेकिन सारे मर्द चट्टान पर खड़े ये सब देख रहे थे। कोई नीचे जाकर उनकी मदद करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, इस खौफ में कि कल वो गिरफ्तार न हो जाए। अगर उसको जल्दी अस्पताल पहुंचाते तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। अगले दिन दोनों को दफना दिया गया। मैं तो बिल्कुल नाउम्मीद हो चुकी हूँ। मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं रोने लगती हूँ। हम अगर इन मसाइल पर बात भी करें तो सुनने वाला भी कोई नहीं है। मेरी खुदा से यही दुआ है कि मैं इस जगह से निकलकर कहीं और चली जाऊं ताकि मेरे बच्चों की जिंदगी अच्छी तरह गुजर सके। हमें अपनी ज़मीन से मोहब्बत तो है, लेकिन यहाँ कोई ख़ास मुस्तकबिल हमें नज़र नहीं आता। कभी कभी लगता है कि हमारी परेशानियाँ सुनने वाला कोई नहीं है। आखिर हम में अपने मसाइल किसको सुनाए, इसलिए गुस्सा भी आता है। डर लगता है कि कहीं इन वादियों की खूबसूरती में हमारा वजूद खो न जाए। वक्फे से पहले आप देख रहे थे बामे अर्ज की बाज़गश्त, और बामे अर्ज की बाज़गश्त का ये जो सिलसिला है बहुत ही खूबसूरत है। ये जो कड़ी थी ये थी ज़मीं सख्त आसमान दूर, और हम ये हमेशा सोचा करते थे कि ये क्या वजह है कि वादी हिजर और वादी हुमजा जहाँ पे शरह खानदगी बहुत अच्छी है, लेकिन दूसरी तरफ खुदकुशी का जो रेट है और खुदकुशी का जो रुझान है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और इस पर डिफरेंट स्टडीज़ भी हुई, लेकिन मेरे लिए ये एक बड़ी कम्प्लेक्स और मेरे लिए एक पैराडॉक्स, एक पहेली थी, और वो जो बिल्कुल सॉल्व होने का नाम नहीं ले रही थी। और ये पहेली बेसिकली हल हुई है इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद मेरे लिए ज़ाती तौर पे काफ़ी हद तक। इस वक्त या फातिमा साहिबा हैं जो कि फिल्म की प्रोड्यूसर हैं, इस खूबसूरत फिल्म की प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने प्रोड्यूस किया है। और हमारे साथ नवाब अली खान साहब हैं जो कि CEO हैं आगा खान एजेंसी फॉर हैबिटेट। सबसे पहले
या फातिमा साहब, आपकी तरफ आऊंगा। आपने ये खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री बनाई, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, बहुत ही ज़बरदस्त काम आपने किया है। जो मैंने इंट्रो में कहा है, तो क्या आप इस बात की तस्दीक करेंगी कि ये जो बहुत ज़्यादा ज़हनी अमराज फैल रहे हैं उसकी वजह कहीं यही क्लाइमेट चेंज है? थैंक यू सो मच वकार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़ाहिर है इस फिल्म में बहुत से मुख्तलिफ जहनी जो अमराज हैं उनका जिक्र हुआ है, और उसमें एक जो फैक्टर है वो खुदकुशी भी है। ज़ाहिर है खुदकुशी एक बहुत ज़्यादा पेचीदा सब्जेक्ट है। ये सिर्फ नहीं कहा जा सकता कि खुदकुशी के पीछे हमेशा कोई सिर्फ एक रीज़न होता है या एक वजह होती है, लेकिन मेरे ख्याल है जो काम ये डॉक्यूमेंट्री कर रही है और जो एक गुफ्तगू का आगाज ये डॉक्यूमेंट्री करना चाहती है वो ये है कि हम हमेशा मौसमियाती तब्दीली और बदलते जो माहौलियाती जो एक डिग्रेडेशन हो रही है उसके बारे में जब भी बात करते हैं तो हम उसकी जो जहनी सेहत पे असरात हैं उन पर कभी गौर नहीं करते। हम हमेशा इस तनाजुर में क्लाइमेट चेंज के मसले को देखते हैं कि लोगों के घर चले गए, लोगों की ज़मीन चली गई, गर्मी ज़्यादा हो गई, लोग बीमार ज़्यादा हो गए, लेकिन वो सारी जो ज़ाहिरी चीज़ें होती हैं हम उन पर गौर करते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं, और इस पर ज़्यादा रिसर्च भी पाकिस्तान में तो नहीं हुई भी है, कि एक्चुअली मेंटल हेल्थ का क्लाइमेट चेंज पर क्या इम्पैक्ट होता है और ये इन दोनों का नेक्सस क्या है। नवाब अली खान साहब, आपसे ये सवाल पूछूंगा। मैं 2 साल जब हुंजा में रहा तो वहां जाके मुझे एक चीज का जो बहुत ही शिद्दत से एहसास हुआ कि एज ए टूरिस्ट जब हम जाते हैं तो हमें जन्नत दिखाई देती है, लेकिन अगर हमें वहां पे रहना पड़े तो हमें मालूम होता है कि कैसे जो जन्नत के बासी हैं वो किस कदर तकलीफदेह जिंदगी गुजार रहे हैं। इससे हम बहुत कम वाकिफ हैं। बहुत शुक्रिया वकार साहब, आपने और हिया साहिबा ने बहुत अच्छी तरह से ऑलरेडी जो प्रॉब्लम है उसको हाईलाइट किया है। माउंटेन कम्युनिटीज़ जो है ऑल्दो बाहर से हमें ये माउंटेन्स जो है वो बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं, बहुत टूरिस्ट इस तरफ आ जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो गिलगित बल्तिस्तान को की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो इट्स ओवर 70,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, लेकिन उस 70-72 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर के एरिया का जो 90% एरिया है वो इस काबिल नहीं है कि वहाँ पे कोई काश्त कर सके, वहाँ से कोई लाइवलीहुड जो है वो आ सके। तो लेस देन 10% उस एरिया का जो है वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए, आपके इकोनॉमिक उसके लिए जो है मींस के लिए वहाँ की कम्युनिटी यूज़ करती है। अब चैलेंज हमें ये क्या आ रहा है? चैलेंज हमें ये आ रहा है कि एक तरफ पॉपुलेशन यहाँ की बढ़ती जा रही है, और सेकंड जो है तो वो पॉपुलेशन का जो डिमांड है, उनकी जो नीड है, तो उसका प्रेशर जो है इस ऑलरेडी लिमिटेड स्केर्स रिसोर्सेज के ऊपर पड़ रहा है। सेकंड, जो क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो बहुत मेजर है। ये बताइएगा या फातिमा साहबा कि आपने गज़र को ज़्यादा इस पे फोकस किया है, तो गज़र को मुंतखब करने की वजह से ज़्यादा जो आपका फोकस गज़र है उसकी खास वजह थी? गज़र में जो बहुत सालों से, हम कोई 15 सालों से मेरे ख्याल में पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं कि वहाँ पर खुदकुशियों का जो रेट है वो ज़्यादा ऊंचा है, और एक हायर नंबर ऑफ लोग हैं जो कि वहाँ पर अपनी जान ले बैठते हैं, चाहे वो यंग लोग हों चाहे वो बड़ी उम्र के लोग हों। तो मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाहती कि खुदकुशियाँ सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहती थी कि इंसान जब अपनी जान लेने की लेवल तक पहुँचता है तो उससे पहले कौन कौन से अनासर होते हैं जो शायद उसको इतना तंग करते हैं, और अगर गज़र में ये सब कुछ ज़्यादा हो रहा है तो क्या कोई कनेक्शन है क्लाइमेट चेंज का और इन कुदरती आफात का मेंटल हेल्थ के इशूज़? नवाब अली खान साहब, आप सिर्फ ये बताइए कि ये जो गज़र के हवाले से माइग्रेशन हुई है, इस हवाले से आपका कोई है प्लान कि इनको किस तरह सेटल किया जाए? हातून में हमने देखा है कि वहाँ पे कुछ दोबारा से सेटल हुए हैं जिन लोगों ने माइग्रेट किया था, तो इस हवाले से आपकी कोई आपके इदारे के हवाले से कोई काविशें हैं? वकार साहब, उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जैसे मैंने कहा कि जो डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं, लोग एक डिज़ास्टर को से निकल के दूसरे डिज़ास्टर की तरफ आ रहे हैं, जो सिटीज़ में जाते हैं, सिटीज़ में वो स्लम्स के अंदर जाके रहते हैं जहाँ पे बहुत किस्म के सोशो इकोनॉमिक इश्यूज जो है वो फेस करते हैं। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हमने जो आइडिया हम डेवलप किया है
वो हैबिटाट प्लानिंग का है। हैबिटाट प्लानिंग का मतलब ये है कि हम इन्हीं वैलीज़ के अंदर जो है हम सेफर एरियाज़ आइडेंटिफाई करें। हमने पूरे पाकिस्तान में खुसूसी तौर पर इन माउंटेन एरियाज़ के अंदर जो है कोई 600 से ज़ायद सेटलमेंट्स के अंदर हमने इंडिजिनस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए, साइंटिफिक नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए हमने इन इलाकों के मैप्स बनाए। उन मैप्स के ऊपर आपको एग्जैक्टली बता देता है वो मैप की कौन से लोकेशंस जो है उन इलाकों के अंदर सेफ हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि लोगों को ग्रेजुअली जो है वो मोटिवेट करें, उनको इंसेंटिव्स दें, उनको एक पुल फैक्टर क्रिएट करें कि वो इन ग्रीन जोन्स की तरफ जो है रागिब हो जाए। इन ग्रीन जोन्स के ऊपर जो है वो अपनी हाउसिंग डेवलप करें। गवर्नमेंट से भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे और गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान के साथ भी हम इसी पे काम करना चाहते हैं। हमारी डिस्कशंस चल रही हैं कि इस किस्म के जो सेफर लोकेशंस है उनके ऊपर फोकस किया जाए, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाए, उन पॉकेट्स को जो है एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटीज के तौर पे सामने लाया जाए। बामे अर्ज़ की बाज़गाश्त की तमाम ये जो मौज़ूआत हैं ये बहुत ही संजीदा हैं, ये इंतबाह है और ये हमारे लिए वार्निंग है कि किस तरह क्लाइमेट चेंज जो है वो लैंडस्केप को भी मुतासिर कर रहा है और लैंडस्केप से जो लाइफ जिंदगी जुड़ी है, चाहे वो प्लांट्स की शक्ल में है, चाहे वो एनिमल्स की शक्ल में है या चाहे वो इंसान की शक्ल में है, हम सब जो कि ग़ज़ाई ज़ंजीर में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं मुतासिर हो रहे हैं।